सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ब्रश कैसे करते हैं? ये टोबैको, पान मसाला खाने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? आप कैसे पहचानेंगे मेरे मसूड़े हेल्दी हैं या नहीं है। पूछा था कि बच्चों में कैविटी के क्या कारण हो सकते हैं। तो मेजर काज तो आपके चॉकलेट भी हैं और उससे भी बड़ा काज है आपके पोटैटो चिप्स। इसको ऐसे यूज करते हैं और स्वाइप करते हैं, लेकिन रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा टूथपेस्ट सबसे बेस्ट? उसकी टाइमिंग 2 मिनट से ज़्यादा नहीं ब्रश करना चाहिए। सेंसिटिविटी को समझने, सेंसिटिविटी का बेसिकली मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। बच्चों के लिए क्या सेम टूथपेस्ट होना चाहिए या फिर बच्चों के लिए? माउथ फ्रेशनर एक लिमिट है। अगर आपको हालिटोसिस है, हालिटोसिस इन आपको बदबू आती है तो ये टेम्प्रोरी है, तो आप यूज कर सकते क्या कॉस्ट है ब्रशेस की? और ये दांतों में पीलापन क्यों हो जाता है? हैं। लास्ट जो दांत होता है इसी को हम बोलते हैं अकलदाढ़। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉक विद मीनू। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल था क्योंकि इस पॉडकास्ट में मुझे ऐसी बातें जानने को मिली जो मैंने आज तक ना पढ़ी थी न सुनी थी। जैसे हार्ट अटैक आने का एक रीज़न हमारे गम्स में रहने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट डॉक्टर A.N. उपाध्याय जी के साथ, एक्स फैकल्टी ऑफ डेंटल कॉलेज एंड नाउ ही इज़ वर्किंग इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ब्रश कैसे करते हैं? अच्छा, ब्रशिंग टेक्निक के बारे में तो थोड़े से मिथ है कि, और उसको पहले क्लेरिफाई करना ज़रूरी है मिथ क्या है, और फिर इसके बाद हम टेक्निक्स पे आते हैं कि आखिर ब्रशिंग टेक्निक क्या होती हैं और कैसे की जाती हैं। बच्चों में कैसे की जाती हैं, एडल्ट में कैसे की जाती हैं, और ओल्ड एज पीपल्स में उनमें कैसे की जाती है, जिससे हमारे दांत और मसूड़े स्वस्थ रहें। तो एक एक चीज़ पहले मैं समझता हूँ कि ब्रशिंग करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ब्रशिंग करते कैसे हैं, तो ब्रशिंग के बाद पे जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम टूथ के स्ट्रक्चर को समझते हैं। टूथ के स्ट्रक्चर को, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है जिसको इनेमल बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, बेसिकली हमारे फूड पार्टिकल इसी पे जो है सबमिट होते हैं, एक तरीके से आते हैं। फूड पार्टिकल्स हमारे जो इकट्ठा होते हैं वो आउटर सरफेस पे आते हैं। अब उनको साफ़ करने के लिए ज़रूरत है कि हम ब्रश किस तरह का ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक तो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे कि डेंटिस्ट्री में बोला जाता है 3-4 टाइप के ऐसे मेथड हैं जिनके अलग अलग नाम हैं कि कौन सा, लेकिन मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो होता है स्वीपिंग एंड मोशन मेथड, जिसमें हम दांतों को, अगर देखा जाए तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, 45 डिग्री एंगल्स पे इसको रखते हैं। ये हमारा ब्रश है। अच्छा, इसको भी एंगल में रखना है? हाँ, थोड़ा सा एंगल्स में इसको रखना ज़रूरी होता है क्योंकि थोड़ा से मसूड़े को कवर करता है और टूथ के कवर को करता है। फिर इसके बाद जब हम इस पर यूज करने की कोशिश करते हैं, फिर ये होता है, इसको ऐसे यूज करते हैं और स्वाइप करते हैं, जैसे आप राउंड थोड़ा सा करते हैं हल्की से ऐसे, फिर इसके बाद इसको स्वाइप करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो यहाँ से इंटरडेंट, इस स्पेस को इंटरडेंटल एरिया बोलते हैं, दो दांतों के बीच के स्पेस को, इससे यहाँ से फूड पार्टिकल भी रिमूव हो जाते हैं। अब बात आती है बच्चों में कैसे करते हैं। बच्चों के लिए जो ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, उनमें सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सॉफ्ट ब्रश लेते हैं और ब्रश साइज़ भी क्या होता है, छोटा होता है। और ओल्ड एज की बात करते हैं, ओल्ड एज में कभी कभी अगर हमारे टूथ नहीं होते हैं तो मसाज करते हैं उस पर। मसाज करने का मतलब होता है कि हम मसूड़ों की सफाई से ही मसाज करना हो। हाँ, टूथपेस्ट से मसाज कर सकते हैं। नॉर्मली भी आप अपने फिंगर से मसूड़ों को मसाज कर सकते हैं। टूथपेस्ट बेसिकली क्लींजिंग एजेंट होता है जो आपको क्या करता है, क्लीनिंग करता है। साथ में कुछ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती हैं जो बैक्टीरिया को भी किल करती है। तो ये बच्चों का फिर क्या है, कैसे ब्रश कैसे करना चाहिए? कि बच्चे के किस एज से किस एज तक, जैसे अभी न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें हम कॉटन से, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं आप हल्के से मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करके उनके जो है टंग को क्लीन कर सकते हैं। मसूड़ों को थोड़ा हल्का मसाज कर सकते हैं उनका। छोटे बच्चों के लिए ब्रश आते हैं किड्स, तो उसको उस ब्रश से उनको मटर के दाने से कम जो है टूथपेस्ट लगा के उससे हल्का। किस एज से स्टार्ट करना चाहिए ब्रश? बेसिकली जब हमारे टूथ इरप्शन हो जाते हैं या टूथ इरप्ट हो रहे होते हैं तो फिर हम उसी टाइम से हम उनको जो है करना शुरू कर देते हैं, ब्रशिंग कराना शुरू कर देना चाहिए हम लोगों को। लेकिन ब्रशिंग करते टाइम ज़रूरी बात यह है कि हम उसकी टाइमिंग 2 मिनट से ज़्यादा नहीं ब्रश करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा घिस के नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा आप घिसेंगे
और मल्टीप्लाई करिए, सोचिए एक दिन में आप 2 बार ब्रश कर रहे हैं और 30 दिन और 365 दिन तक ऐसे कर रहे हैं, तो सोचिए कितना घर्षण आप उस पर दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है को कुछ लोग तो 20 मिनट 25 मिनट नहीं वो गलत बात है। उससे क्या होता है, टूथ में क्या होता है, टूथ के स्ट्रक्चर लॉस्ट होते हैं, जिससे सेंसिटिविटी भी हो सकती है। और स्ट्रक्चर आपके दांत जो आप मजबूती करने के चक्कर में आप दांत को घिसे पड़े हुए हैं, तो उससे क्या होता है, टूथ आपके कमज़ोर भी हो जाते हैं। हाँ, बच्चों के लिए क्या सेम टूथपेस्ट होना चाहिए या फिर बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए? नहीं, पहले ऐसा होता था कि लोग सेम टाइप के टूथपेस्ट यूज कर लिया करते थे, लेकिन अभी इस टाइम में ऐसा नहीं होता है कि बच्चों के लिए टूथपेस्ट अलग से आते हैं जिनके कंपोजिशंस अलग होते हैं, और उसके इस्तेमाल से बच्चों के टूथ स्ट्रक्चर को प्रिजर्व किया जा सकता है। अच्छा। और ये भी है कि बोलते हैं 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग कितने टाइम ब्रश करना चाहिए? मैं बात करूँ कि दिन में 2 बार नहीं, 1 बार दिन में, 1 बार रात में, ठीक है। सोने से पहले 1 बार आप ब्रश करते हैं, और ब्रश करने के बाद अगर अब मॉर्निंग की बात की जाए तो आप बिना ब्रश किए भी कुछ खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आपने रात में अगर ब्रशिंग की है, फिर इसके बाद जो आपके बैक्टीरिया हैं वो हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आप ब्रेकफास्ट करने के बाद भी आप ब्रश कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तो यही बताया जाता है कि ब्रश करने से पहले कुछ नहीं खाना है। हाँ, इसलिए बताया जाता है क्योंकि रात में ब्रशिंग लोग नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। मैंने कहा कि अगर आप रात में ब्रश करके सो रहे हैं, फिर इसके बाद मॉर्निंग का आप चाहे तो टी ले सकते हैं, एज बेड टी ले सकते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, उसके बाद ब्रशिंग कर सकते हैं, कॉमन है। लेकिन लोग करते हैं ऐसा, चूँकि रात में ब्रशिंग अच्छे से नहीं करते, इसलिए उनको मॉर्निंग में बोला जाता है। लेकिन रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है। रात में अगर किया है तो मॉर्निंग में करने की ज़रूरत नहीं है। करने की ज़रूरत नहीं, बेसिकली अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई इतना इशू नहीं है, आप ब्रेकफास्ट के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर करते हैं तो बेटर है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा टूथपेस्ट सबसे बेस्ट है? मेरे अकॉर्डिंग टूथपेस्ट की बात की जाए तो डिफरेंट टाइप के टूथपेस्ट डिफरेंट चीज़ों के लिए आते हैं। जैसे आपके पास क्या है, टूथपेस्ट जनरली सब एक जैसे ही होते हैं, डिपेंड करता है टूथपेस्ट के पार्टिकल साइज़ पे कि टूथ पार्टिकल साइज़ कैसा है। अब वो कैसे पता करेंगे टूथ पार्टिकल साइज, टूथपेस्ट में पार्टिकल साइज़ क्या है? तो उसके लिए हम अगर टूथपेस्ट को आप हाथों में लीजिए, अपने फिंगर पे लीजिए और उसको थोड़ा सा प्रेस करिए, आपको महसूस होगा जिसमें पार्टिकल्स बहुत माइन्यूट होंगे, माइक्रो लेवल पे होंगे, वो आपको एकदम स्मूथ पता चलेंगे। जैसे अभी एक पेस्ट आया था कि आप उस पर देखेंगे लोगों ने बहुत यूज किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस टूथपेस्ट का, लेकिन क्या तो उसके पार्टिकल साइज़ बहुत बड़े थे। पार्टिकल साइज़ बड़े होने की वजह से टूथ स्ट्रक्चर लॉस होते चले गए, क्योंकि पार्टिकल्स ज़्यादा जितने बड़े होंगे, एक बार तो क्लीनिंग करेगा फिर, लेकिन इसके बाद वो आपके टूथ लॉस स्ट्रक्चर को लॉस करता जाएगा। तो टूथपेस्ट में बेसिकली ये देखा जाता है कि आप टूथपेस्ट में कोई भी टूथपेस्ट जनरली कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंसिटिविटी है तो उसके लिए अलग टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मार्केटिंग की सारी स्ट्रेटजी होती है कि इस टाइप का टूथपेस्ट। और ये पार्टिकल क्या है? पार्टिकल बेसिकली है कि जो कंपोजिशन इन द से टूथपेस्ट जिससे बना है, तो जिससे टूथपेस्ट बना हुआ है, तो जो कंपोजिशन है उसमें, उस कंपोजिशन में क्या, जो कंपोजिशन के जो छोटे छोटे कण हैं उससे, जिसे हम अणु लेवल पे बोल सकते हैं, तो उसके अणु कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं। जैसे आप सैंड पार्टिकल्स की बात करते हैं तो देखिए थोड़े दरबरे होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं उससे छोटे, जैसे अगर आप बात करते हैं कोई चीज़ पाउडर है उसमें, तो उसका स्मूथ पाया जाएगा, उसके पार्टिकल बहुत माइन्यूट लेवल पे होंगे, ये चीज़ें होती है उसमें। ओके, तो ये क्या मेंशन होता है टूथपेस्ट में? टूथपेस्ट में मेंशन भी होता है, अगर आप उसकी डिटेलिंग जाएंगे तो पार्टिकल के बारे में। इंग्रेडिएंट में मेंशन होता है? इंग्रेडिएंट में बेसिकली नहीं होता है, इंग्रेडिएंट में होता है, लेकिन उसके कंपोजिशन के अंदर आप डिटेलिंग करते हैं तो फिर मिल जाता है। हाँ, जैसे आपने बोला सेंसिटिव के लिए, तो जैसे जब किसी को सेंसिटिव हो जाती है तो क्या वो जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है वो रेगुलरली यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सेंसिटिविटी को समझने, सेंसिटिविटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेंसिटिविटी है क्या चीज़। सेंसिटिविटी एक लेवल पे होती है, जैसे आपने ठंडा पानी पिया, आपको ठंडा महसूस हुआ, तो ये भी एक सेंसिटिविटी, लेकिन ये सेंसिटिविटी एक डिजीज़ के अंदर नहीं आएगी। सेंसिटिविटी वो है कि जब आप महसूस करते हैं और आपको पेन जैसा फील होता है, कुछ खाने पीने के बाद आपको लगता है ठंडा खाए तो भी आपको थोड़ा हल्का पेन आ रहा है और आप खा नहीं पा रहे हैं,
तो ये होती है सेंसिटिविटी। इसी तरह कोल्ड से, हॉट से, स्वीट से, किसी को कोई मीठा खाता है तो भी सेंसिटिविटी उसको होती है। तो सेंसिटिविटी होने का मतलब उसको महसूस होना, एग्रीवेट करना, वो अनकम्फर्ट फील करना, ये सेंसिटिविटी में आता है। और सेंसिटिविटी होती क्यों है, ज़रूरी है जानना सेंसिटिविटी क्यों होती है। तो सेंसिटिविटी की बात कर सकते हैं। टूथ का एक जो आउटर लेयर होता है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, ये बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर होता है। लेकिन अगर इस लेयर को हटा दी जाए तो इसके नीचे एक सॉफ्ट लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं डेंटिन। और जो हमारी नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, वो उसमें ओपन होती हैं। तो जब आउटर लेयर आप हटा देंगे तो स्मूथ जो लेयर होती है, सॉफ्ट जो लेयर होती है जिसको डेंटिन बोलते हैं, आप उस पर पहुँच जाएंगे। तो जब वो एक्सपोज हो जाएगा तो फिर आप ठंडा, गरम या स्वीट कुछ भी खाएंगे तो आपको सेंसिटिविटी महसूस होती है। और इससे बचने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इससे बचने के लिए हम प्रोटेक्टिव लेयर को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि इनेमल होता है। कि हम ऐसा खाएं, ऐसा पिएं, इस तरह ब्रश इस्तेमाल करें, ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ करें जिससे हमारी इनेमल लेयर हमारी बची रहे, तो हम सेंसिटिविटी से बच सकते हैं। ओके, बेसिकली इनेमल को हमें बस उसका सबसे पहले हमें इनेमल को प्रोटेक्ट करना है। टूथ का सबसे आउटर लेयर जो होती है वो इनेमल होती है। सबसे पहले हमको उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और ये भी आजकल कैविटी बहुत लग रहे बच्चों में, तो ये कैविटी क्या है? जी, कैविटी का बेसिकली अगर मैं लेमैन टर्म में इस्तेमाल करूं तो लोग बोलते हैं कीड़े का लग जाना, दांतों में कीड़ों का लगना। तो क्या सच में कीड़े जैसा कुछ होता है? नहीं, वो कीड़े जैसा आपको नग्न आँखों से नहीं दिखाई देता है। वो जो कीड़े होते हैं उसको बैक्टीरिया बोलते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज उसमें होते हैं जो आपको कैविटी काज करते हैं। तो जो बच्चों क्या एडल्ट में भी कैविटी के बहुत जो है केसेस देखने को मिलते हैं। जो कैविटी होती है बेसिकली ये हमारे टूथ स्ट्रक्चर को लॉस्ट करती है और एक गड्ढे नुमा काला सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कैविटी बोलते हैं जनरली। अब होता क्यों है, तो कुछ हमारी हैबिट होती हैं ऐसी जिसकी वजह से कैविटी होती है। कुछ जेनेटिक भी होते हैं, प्रोन होते हैं, जेनेटिक प्रोन भी होते हैं उनमें। हाँ, जेनेटिक भी होते हैं, जैसे जिनके पूर्वजों में, जिनके घर के पूर्वजों में दांत पहले गिर जाते हैं, उनमें होता है कि इनके दांत गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ओरल हाइजीन पे कि आपकी ओरल हाइजीन कैसी मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है। अगर आप ओरल हाइजीन अपना मेंटेन करके रखते हैं तो फिर आपके दांतों की लाइफ बढ़ जाती है। और उसको मेंटेन करने की बात करें तो आप मेंटेन कैसे करते हैं, आप ब्रशिंग कितने टाइम करते हैं, किस तरह करते हैं, किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ब्रश कौन सा यूज कर रहे हैं, कितने टाइम ब्रश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप फूड कैसा ले रहे हैं आप। और सबसे ज़्यादा प्रोन जो होता है कैविटी के लिए वो बोला जाता है कि स्टिकी फूड्स, हाँ, जो आपके दांतों में जाके चिपक जाते हैं। इसलिए बच्चों को बोला जाता है आपको चॉकलेट नहीं खानी है। बेसिकली रात में बच्चों को चॉकलेट वैसे भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो बहुत स्टिकी होता है, तो वो जाके दांतों में चिपक जाता है जिससे हमारे बैक्टीरिया अट्रैक्ट करते हैं शुगर को और वो जाके अट्रैक्ट होते हैं। फिर इसके बाद बैक्टीरिया जो है एक्युमुलेट करके वो धीरे धीरे कैविटी को क्रॉस करते हैं। जैसे आपने बोला ओरल हाइजीन, तो इसको कैसे, मतलब क्या करना चाहिए ओरल हाइजीन के लिए? हाँ, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस करने के लिए हमारी दिनचर्या ही शुरू होती है यहाँ से कि हम अपनी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं। तो ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ब्रश से शुरू करते हैं, फिर आगे हम फूड तक जाएंगे कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमें जब हम टूथपेस्ट या टूथब्रश खरीदने जाते हैं तो टूथब्रश खरीदते टाइम इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि उसमें लिखा रहता है हार्ड, सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट, मीडियम। तो हमें सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि ज़्यादातर सॉफ्ट ब्रश ही इस्तेमाल करना चाहिए हमको। ये हमारे टूथ स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करते हैं। और IDA ADA जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है, चाहे इंडियन डेंटल एसोसिएशंस हैं, इन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि कैसे जो है टूथ ब्रश कैसे डिज़ाइन होंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, टूथ ब्रश कैसे डिज़ाइन होते हैं। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में अलग अलग कंपनियां अपना टूथ ब्रश लेके आती हैं।
तो टूथपेस्ट कितना अमाउंट है, मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट हमको इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, लेकिन जैसे एडवर्टीजमेंट में हमें दिखाते हैं ना, पूरा फुल ऐसे ले लेते हैं। वो सिर्फ अगर आप ब्रश के ऊपर रखते हैं पूरा भर के, वो सिर्फ एस्थेटिकली देखने में अच्छा लगता है, वो सब सिर्फ हम बर्बाद करते हैं टूथपेस्ट को। क्योंकि अगर आप इतना ओवरलोड कर लेंगे, टूथपेस्ट आपने पूरा ओवरलोड कर लिया, फिर ये हमारे जो है, जब हम ब्रश करने स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली ये हमारे ब्रश पे सिर्फ दांतों पे ना जाके, ठीक है, इसमें जो टूथपेस्ट है वो जाके हमारी इस जो है माउथ के बीच में 2 जगह हैं, इसमें कैविटी में जाके गिर जाता है, ओरल कैविटी में। तो टूथपेस्ट तो हमारा वहीं ख़राब हो जाता है। मटर के दाने जितना टूथपेस्ट देते हैं और प्रॉपरली हम इसके अंदर पूरा चिपका के, जैसे आप लेते हैं तो उसको चिपका के लीजिए, फिर इसके बाद आप मतलब अंदर ब्रिसल्स में जाना चाहिए। ब्रिसल्स में आपके टूथपेस्ट के पार्टिकल्स जाने चाहिए। इससे आपका टूथपेस्ट भी नहीं ख़राब होगा और प्रॉपरली हम टूथपेस्ट को कर भी सकेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये एडवर्टीजमेंट वाले हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। लगता तो ऐसा ही है। और दूसरी चीज़, और ओरल हाइजीन के लिए टंग क्लीनर ज़रूरी है कि हम टंग क्लीन करें अपने अच्छे तरीके से। तीसरी चीज़, हम थोड़ा सा चूजी बने खाने पीने के मामले में, स्टिकी फूड्स को अवॉइड करें, हरी सब्जियां खाएं, कैरेट्स खाएं और एंटीऑक्सीडेंट्स लें, ठीक है, जो हमारे टूथ के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए और हमारी ओरल कैविटी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं। कुछ विटामिन्स लें, कैल्शियम्स लें, तो इससे हमारे जो है कुछ ऐसे फूड को चूज़ करें जो इन सब चीज़ों को, विटामिन्स, प्रोटीन्स और कैल्शियम्स को, आयंस को मेंटेन रखते हैं, तो इससे हमारी हाइजीन मेंटेन रहेगी। कि तो ऐसे कौन से फूड हैं जो लेने चाहिए हमें? जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप कैल्शियम के लिए आप ले सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम रिच जो भी फूड हो सकते हैं उनको, हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के लिए टमाटर खा सकते हैं। और ऐसे ही ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टिकी फूड, आपको स्टार्च अवॉइड करना है। और बच्चों, आपने अभी पूछा था कि बच्चों में कैविटी के क्या कारण हो सकते हैं, तो मेजर काज तो आपके चॉकलेट भी हैं और उससे भी बड़ा काज है आपके पोटैटो चिप्स। जब हम चिप्स देते हैं, चूँकि चिप्स के पार्टिकल्स ऐसे जब हम करते हैं तो वो ईजिली, अगर हम माउथ को रिंस करते हैं तो वो जाते नहीं, उसके पार्टिकल चिपके हुए होते हैं, दांतों से चिपक जाते हैं। तो ये भी एक मेजर कॉज होता है। जैसे कि अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने इस पर एक बड़ी स्टडी की है, उसने बताया भी है कि पोटैटो चिप्स एक मेजर कॉज होते हैं कैविटी काज करने के लिए। और आपने ये नहीं बताया कौन सा टूथपेस्ट बेस्ट है? ये मैंने टूथपेस्ट जनरली अगर बात की जाए तो सारे टूथपेस्ट ठीक हैं, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो अप्रूव्ड हो। नहीं, मतलब आपको एक नाम सजेस्ट कर सकते हैं? नाम तो ऐसे मेडिकल में बहुत ढेर सारे हैं, मैं नाम इस पे सजेस्ट करना थोड़ा ठीक नहीं रहे। जैसे कि ये होता है ना कि आयुर्वेदिक वाले, वो क्या टूथपेस्ट सही होते हैं? बस उसमें देखना है कि मैंने अभी नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने बताया कि कुछ ऐसे टूथपेस्ट आए थे अभी मार्केट में जो एक बार उनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, लेकिन बाद में हुआ कि उनके पार्टिकल साइज़ इतने ज़्यादा थे कि वो आपके जो है टूथ स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक हुए। और मैं आयुर्वेदिक को डिनाई नहीं करूँगा, आयुर्वेदिक बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आपको देखने की ज़रूरत है कि आयुर्वेद में भी उसके पार्टिकल साइज़ पे डिपेंड करेगा, उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा कि उसमें है क्या चीज़। इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये आप इसके लिए कहना चाहेंगे कि जो नीम की दातून होती है उसको करना चाहिए या नहीं करना? रिसेंट टाइम में दातून अच्छे थे, बस दातून का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा घिस के अगर करते हैं तो आपके दांतों के लिए नुकसानकारी हो सकता है। नॉर्मली यूज करते हैं तो इट्स गुड, बट जो है आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, आजकल मार्केट में माउथ सैनिटाइज़र और फ्रेशनर का बहुत यूज़ हो रहा है, तो क्या ये सही है? माउथ फ्रेशनर एक लिमिट, अगर आपको हालिटोसिस है, हालिटोसिस इन आपको बदबू आती है तो ये टेम्प्रोरी है, तो आप यूज़ कर सकते हो, माउथ फ्रेशनर का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन उसके कॉज पे जाना पड़ेगा कि हालिटोसिस है क्यों, कि अगर आपको मुंह से बदबू आ रही तो उसका कारण क्या है, उसको दूर करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि टेम्प्रोरी एक कि माउथ फ्रेशनर का यूज़ कर लिया, आधे घंटे के लिए हम फ्रेशनेस महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा है। तो क्या रीज़न है इसके बैड ब्रेथ के? बैड ब्रीथ के तो ढेर सारे रीजन हो सकते हैं, अगर इसको डिवाइड किया जाए तो अगर जेन्युइन रीज़न की बात करते हैं तो जेन्युइन रीज़न में हम आते हैं कुछ, हम एक तरीके से जो बीमारियां होती हैं, जो चाहे वो हमारी रेस्पिरेटरी बीमारी हो या
टूथ में कैविटी के लग जाने की वजह से कभी आते हैं, रेस्पायरेटरी की वजह से होते हैं कि इनडाइजेशन की वजह से जो एसिडिटी होती है उसकी वजह से भी हो सकती है आपके, तो उसके कारणों पे जाना ज़रूरी होता है। कभी कभी किसी को मैलिग्नेंसी हो जाती है, उसकी वजह से भी लोगों में बैड ब्रेथ होते हैं, और कभी कभी ओरल हाइजीन मेंटेन ना होने की वजह से भी आपको जो है बैड ब्रेथ होने हैं। कुछ फूड होते हैं जैसे आपको जिंजर, गार्लिक, इनको खाने की वजह से भी आपको जो है बैड ब्रेथ आते हैं, लेकिन ये स्यूडो हैं, इसको जो है अवॉइड किया जा सकता है कि आप फ्रेशनेस या फिर जो है टूथपेस्ट का यूज करके आप अपने आप तो इसका कोई परमानेंट नहीं है इलाज? नहीं, परमानेंट इलाज है। अगर ये जेन्युइन रीज़न है, अगर आपको जिंजवाइटिस है, पायरिया जैसे पेरियोडोंटाइटिस जिसको पायरिया बोलते हैं, अगर ऐसी बीमारी है तो इसका इलाज है, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके इसका इलाज करा सकते हैं, परमानेंट क्योर हो सकता है आपका। ऐसा नहीं है कि इसका परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन अगर आपको बीमारी किसी बीमारी की वजह से है तो आप उस बीमारी को दूर करिए और आपको हालिटोसिस या जो बैड ब्रेथ है वो आपकी दूर हो जाएगी। अच्छा, पहले बीमारी को दूर करें फिर वो उस पे फिर चूँकि वो अपने आप दूर है, क्योंकि उसके कारण, उसके पीछे के कारण के जाना पड़ेगा आपको। बैड ब्रेथ है तो क्यों है, उसके कारण जाइए, उसको दूर करिए, आपका बैड ब्रेथ दूर हो जाएगा। और पहचानेंगे कैसे कि हमको बैड ब्रेथ है, क्योंकि हमको तो पता नहीं चलेगा कि हमारे मुंह से बदबू है, या तो सामने वाला मुझे बताए या तो फिर हमको दो। तो उसको जैसे हम देखते हैं, आज आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, हम सांस लेते हैं तो अपने आप को अपनी जब सांस करते हाँ करते हैं तो स्मेल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि आप अपने रिस्ट पे 5 सेकंड के लिए या 3 to 4 टाइम्स आप जो है अपने टंग से इसको जो है ऐसे आप अपनी कलाई पे थोड़ा सा लिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आफ्टर 5 सेकंड आप इसको स्मेल कर सकते हैं। अगर स्मेल आ रही होती है तो इसका मतलब है कि आपके माउथ से स्मेल आती है। एक ये टेस्ट भी होते हैं, या फिर एक टेस्ट होता है स्पून टेस्ट होता है। स्पून टेस्ट में आप अपने टंग को जो है स्पून के माध्यम से आप उसको स्क्रैप कर सकते हैं। स्क्रैप करने के आफ्टर 5 सेकंड आप उसको स्मेल करिए, अगर स्मेल आ रही है तो इसका मतलब आपको बैड ब्रेथ है।